ध्यान रखना। चलिए भाई, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर। ईथर की फिजिकल प्रॉपर्टीज। जब हम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर की स्टडी करते हैं तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर क्या है, जरा ध्यान से सुनिए। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर, जब फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर की स्टडी करते हैं इसमें सबसे पहली टर्म्स आती है डाइपोल मोमेंट्स। डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट। देखिए जो ईथर होते हैं, ईथर की क्या कंडीशन है। ईथर, ईथर में जो ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन पर दो एल्काइल ग्रुप होते हैं और ये दोनों एल्काइल ग्रुप मिथाइल इथाइल प्रोपाइल कुछ भी हो सकता है। ये जो दो मिथाइल ग्रुप या एल्काइल ग्रुप होते हैं ये 111 डिग्री, कुछ बुक में 10 लिखा है, कुछ में 11 लिखा है, उससे कोई फर्क नहीं। 111 या 110 डिग्री पर एक दूसरे के साथ अलाइन होते हैं। और ये जो सी और ओ बॉन्ड है ये पोलर बॉन्ड होता है और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किसकी ज्यादा है, ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है तो इसका बॉन्ड डाइपोल ऑक्सीजन की तरफ, ये भी ऑक्सीजन की तरफ बॉन्ड डाइपोल काम करते हैं। और कितने डिग्री पर है, 110 डिग्री, कुछ बुक में 111 भी लिखा है, जैसे एनसीईआरटी में 111 डिग्री लिखा है उससे कोई। तो ये दोनों बॉन्ड इस एंगल पर अलाइन होते हैं तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं करते। नेट डाइपोल मोमेंट यहां वर्क करता है इसका, नेट डाइपोल, नेट डाइपोल मोमेंट यहां वर्क करता है, ये हमें ध्यान रखना है। तो कंडीशन ये आती है कि इसमें सी और ओ बॉन्ड पोलर है और एंगल 111 डिग्री के नियर है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये एंगल 111 डिग्री के नियर होने की वजह से ये एक दूसरे को कंप्लीटली कैंसिल आउट नहीं करते। और नेट डाइपोल मोमेंट आता है दोनों का इस डायरेक्शन में, इट मींस दे आर पोलर, ये ध्यान रखना। तो लिखिए डाइपोल मोमेंट में बिकॉज ऑफ the because of the greater electronegativity because of the greater electronegativity of oxygen than carbon, comma, the CO bond CO bonds are the CO bonds are slightly polar, the CO bonds are slightly polar and thus have a dipole moment। यानी कि CO बॉन्ड का डाइपोल मोमेंट होता है। फिर इसके बाद since the two CO bonds in ether, since the two CO bonds in ether are inclined to each other at an angle of 111 degree, the two dipoles do not cancel
each other, the two dipoles do not cancel each other's, full stop. As a result, comma, ethers have a dipole moment of ether have a dipole moment of 1.15 to 1.30 dBi. देखो ध्यान रखना क्या बताया आपको डाइपोल मोमेंट में, बिकॉज ऑफ द ग्रेटर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन देन कार्बन द CO बॉन्ड्स आर स्लाइटली पोलर एंड दस हैव ए डाइपोल मोमेंट। CO जो बॉन्ड होता है ये कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड पोलर होता है। अब इसके बाद सिंस द टू CO बॉन्ड्स इन ईथर आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 111 डिग्री, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग लिखा है, कुछ बुक में 110 लिखा है, ये ध्यान रखना, उससे कोई फर्क नहीं। The two dipoles do not cancel each other. As a result, ethers have a dipole moment of 1.15 to 1.30 dBi. ये इसका डाइपोल मोमेंट होता है, नोट कर लीजिए। तो याद रखिए इसका मतलब ईथर का डाइपोल मोमेंट होता है, क्यों होता है वो आपको बता दिया, क्योंकि CO बॉन्ड पोलर है और जो दो बॉन्ड होते हैं वो एक डायरेक्शन में यानी कि एक दूसरे के अपोजिट नहीं होते। नेक्स्ट है सोलिबिलिटी, सेकेंड प्रॉपर्टी सोलिबिलिटी। सोलिबिलिटी ध्यान देना, जो ईथर होता है क्योंकि ये पोलर है और पोलर चीज वाटर में सोलिबल है, और दूसरा ईथर वाटर में इस वजह से भी सोलिबल है क्योंकि ये वाटर से H बॉन्ड बना लेता है। तो क्या कंडीशन कहेंगे, ईथर्स आर पोलर मॉलिक्यूल, ethers are polar molecule and form they form hydrogen bond intermolecular, they form intermolecular hydrogen bond with water। Ethers are polar molecules and they form intermolecular hydrogen bonding with water. Therefore, they are soluble in water। अब इसके बाद solubility of ether, डिक्रीज। देखो ये बात याद रखना भाई, सोलिबिलिटी ऑफ ईथर्स डिक्रीज विद इंक्रीज इन सोलिबिलिटी ऑफ ईथर्स, ऐसे कर लें, इन वाटर, सोलिबिलिटी ऑफ ईथर्स इन वाटर decrease with increase in size of alkyl group which is hydrophobic। जो हाइड्रोफोबिक होता है वाटर हेटिंग पार्ट होता है, जितना एल्काइल ग्रुप बढ़ेगा उतनी सोलिबिलिटी घटेगी,
और वाटर सोल्यूबल क्यों है? क्योंकि वाटर से एच बॉन्ड बना सकते हैं, पोलर भी हैं और वाटर से एच बॉन्ड बना सकते हैं, इस वजह से सोल्यूबल भी। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो ईथर है, ये वाटर से एच बॉन्ड बना लेता है, इस वजह से सोल्यूबल है। सोल्यूबल दिखा सकते हैं, वाटर से एच बॉन्ड बना रहा है। एच बॉन्ड की वजह से सोल्यूबल है। वाटर से एच बॉन्ड बना सकता है तो सोल्यूबल है, लेकिन एल्काइल ग्रुप बढ़ेगा जो हाइड्रोफोबिक है, सोल्यूबिलिटी घटेगी। नेक्स्ट है बॉइलिंग पॉइंट्स। अब बॉइलिंग पॉइंट्स ध्यान दीजिए भाई, लास्ट कैरेक्टर है फिजिकल का। अब अगर हम बॉइलिंग पॉइंट्स की बात करते हैं तो ईथर्स पोलर मॉलिक्यूल हैं और पोलर में डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है। ईथर्स आर पोलर मॉलिक्यूल, एज ए रिजल्ट डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन एग्जिस्ट इन देम and hence they have high boiling point than that of हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन से इनके बॉइलिंग पॉइंट जाता है, लेकिन अल्कोहल से कम है। अल्कोहल के हाई है, क्यों है? अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्ड है, इनमें नहीं है। तो क्या कहेंगे? ईथर्स have higher boiling point than हाइड्रोकार्बन। हाँ भाई, देन हाइड्रोकार्बन। ईथर्स हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट देन हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन से इनके बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। ईथर्स हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट देन हाइड्रोकार्बन्स, but then hydrocarbons. This is because ethers are polar molecules and dipole dipole interaction, dipole dipole interaction, dipole dipole interaction क्या हुआ? हाँ भाई, क्या बताया अभी आपको? Ethers have higher boiling point than hydrocarbons. This is because ethers are polar molecules. Ethers are polar molecule and dipole-dipole interaction exist. Dipole-dipole interaction exist among their molecules. Among their molecules. Whereas whereas dipole-dipole interaction exists among their molecules, whereas hydrocarbons whereas hydrocarbons are non-polar molecules
and dispersion force and dispersion force exist among their molecules. उनके मॉलिक्यूल्स में डिस्पर्जन फोर्स होता है। ध्यान दीजिए, उनमें डिस्पर्जन फोर्स है और ईथर पोलर है, उनमें डाइपोल डाइपोल है, इस वजह से ईथर्स के बॉइलिंग पॉइंट्स है, ईथर्स हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट्स देन हाइड्रोकार्बन्स। ये ध्यान रखना। एक पॉइंट्स आता है ईथर्स के बॉइलिंग पॉइंट, ईथर्स हैव lower boiling point than alcohols। क्यों होते हैं? क्योंकि इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट इन because intermolecular hydrogen bond present in alcohols and ethers does not form hydrogen bond. This is because alcohol molecules form intermolecular hydrogen bonding present in alcohol molecule present in molecules of alcohol ये ध्यान रखना। This is because intermolecular hydrogen bonding present in molecules of alcohol। अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, इस वजह से ये ध्यान रखना। और ईथर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता, ये कंडीशन है। अब मैं एक पॉइंट और बताना चाह रहा हूं आपको, 2-3 कंपाउंड्स का वेरिएशन आता है। फॉर एग्जांपल ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट्स, ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट्स, बाकी सब ट्रेंड कंडीशन फिक्स होंगी, ये ध्यान रखना। 2-3 कंपाउंड्स का हमें ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट्स याद रखना है। कौन सा? जैसे पहला कंपाउंड से मिथाइल अल्कोहल का ज्यादा है, उससे कम है डाइमिथाइल ईथर का, उससे कम है क्लोरोमीथेन का, और उससे कम है प्रोपेन का। तो कंडीशन ये आती है, एक अल्कोहल है, एक ईथर है, एक हेलो एल्केन है और एक हाइड्रोकार्बन है। सबसे ज्यादा अल्कोहल का, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड है, फिर ईथर का ज्यादा है हेलो एल्केन से, और फिर ये कंडीशन। लेकिन अगर ये इथाइल अल्कोहल पे आ जाता तो क्या कंडीशन होती? दूसरा एग्जांपल और नोट कर लीजिए। देखिए दूसरा एग्जांपल, इथाइल अल्कोहल का उससे कम, अब इथाइल क्लोराइड का देखो, हेलोजन की एक कंडीशन है, जब हम डाइमिथाइल ईथर की क्लोरोइथीन से कंपेयर करते हैं तो इसका ज्यादा इसका कम, अदरवाइज क्लोरीन का ज्यादा होगा। इससे ईथर से हेलाइड का ज्यादा होता। मिथाइल के केस में, डाइमिथाइल में याद रखना भाई ये पॉइंट, डाइमिथाइल ईथर का क्लोरोमीथेन से ज्यादा होता है, लेकिन फिर क्लोरोइथीन का ज्यादा है किससे? मिथाइल इथाइल ईथर से, और हाइड्रोकार्बन का उससे कम है। ये ट्रेंड आपको ध्यान रखना है
मेनली आपको पेपर में ये आएगा, पर बाय चांस अगर इथेन आ जाए तो फिर क्लोरीन का थोड़ा ज्यादा हो जाता है, हेलो एल्केन का। मैंने आपको बताया था, मैंने आपको समझाया था सबसे ज्यादा एसिड का, ठीक है, उससे कम एल्कोहल, फिर एमीन्स का, फिर कीटोन, फिर एल्डिहाइड, फिर ईथर, और फिर हेलो एल्केन, और फिर हाइड्रोकार्बन, ये बताया था। तो ये कॉन्सेप्ट जो है ये सिर्फ मिथाइल वाले केस में वर्क करता है, अगर बाकी कोई और है तो हेलो एल्केन का ज्यादा, ईथर का कम है, ये बात याद रखना। मिथाइल के केस में ये ट्रेंड सही है, बाकी के केस में क्लोरीन का ज्यादा है और ईथर का कम है, ये आपको याद रखना है, ये चीज ध्यान देना। चलिए भाई, तो ये थे बॉइलिंग पॉइंट्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज ईथर की कंप्लीट हो चुकी। अब नेक्स्ट और लास्ट टर्म्स है इस चैप्टर की, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ, इसमें मोलिकुलर मास को प्रीफर करते हैं, खुशी मोलिकुलर मास को प्रीफर करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। हाँ अक्षित। सर ये ऐसे तो हुआ कि इसमें जगह कम इसका बॉइलिंग पॉइंट, हाँ, और इस वाले में इसका सरफेस एरिया बढ़ गया तो इसका हो जाएगा ज्यादा। बस सरफेस एरिया कह सकते हो, मैग्नीट्यूड ऑफ डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन भी कह सकते हो, ये ध्यान रखना। ठीक है सर। और सर जैसे इसमें हमें 4 कार्बन बनाया अपना हाइड्रोकार्बन में, और सब में 3 3 बन रहे, नहीं, तो इसका। मोलिकुलर मास अप्रोक्सीमेट सेम है भाई। 4 कार्बन का देखो आप, क्योंकि यहाँ बीच में एक ऑक्सीजन आ रहा है, यहाँ क्लोरीन 35 आ रहा है, और इन दोनों का कितना होगा, ऐसे यहाँ कंडीशन ही है, तो 2 कार्बन भी सिमिलर कैटेगरी में आते हैं, ठीक है सर। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ भाई, तो मैंने बताया ये एक्सेप्शनल कंडीशन है ईथर वाली, इसी वजह से मैंने दोनों एग्जांपल लिखा है, ये आपको याद रखना है कि नॉर्मली किसका ज्यादा होगा। तो आपको समझा है, नॉर्मल कंडीशन में याद रखना है, अगर मिथाइल है तो ईथर का ज्यादा, हेलोएल्केन का कम, बाकी सब केस में हेलोएल्केन का ज्यादा, ईथर का कम। और इसमें सिर्फ कोई और कॉन्सेप्ट नहीं है, पोलर और नॉन पोलर नेचर के बेस पर है ये, वो सॉरी, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन का मैग्नीट्यूड है, और कुछ नहीं। चलिए नेक्स्ट है केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर, देखो एक बात ध्यान देना, देखो जब हम ईथर की केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं तो दो रिएक्शन है, एक ऐसी रिएक्शन है, एक ऐसी रिएक्शन है, और एक रिएक्शन विद एचएक्स। ये रिएक्शन विद एचएक्स पूरी डिटेल में समझना, इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा पहला, ए रिएक्शन विद एचएक्स, HCl, HBr और HI, अगर हम इनसे रिएक्शन करें, देखो अगर ईथर आया तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ईथर वाला, पूरा ही टॉपिक इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर से अगर कंसेप्चुअल प्रॉब्लम पूछी जाती हैं तो स्पेशली ईथर से पूछी जाती है। तो रिएक्शन विद HX, HCl, HBr, HI वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना। करें रिएक्शंस विद ईथर, यानी कि रिएक्शंस विद HX की ईथर से रिएक्शन, सबसे पहले इसकी मैकेनिज्म, इट फॉलोज, ध्यान देना भाई जरा, सबसे पहले मैकेनिज्म, क्योंकि मैं रिएक्शन से पहले मैकेनिज्म इस वजह से, जिससे मैं बार बार आपसे पूछूं तो आप बता सको इसमें क्या होना है। ये मैकेनिज्म आपके कोर्स में है, ये ध्यान रखना, ये भी आती है पेपर में, ध्यान रखें। मैकेनिज्म कैसे, इट फॉलोज SN2 पाथ, या इट इन्वॉल्व्स nucleophilic, it involves nucleophilic attack of, it involves nucleophilic attack of, attack of
X नेगेटिव आयन यानी कि हैलाइड आयन it involves nucleophilic attack of halide ion X negative halide ion on protonated ether by SN2 path. प्रोटोनेटेड ईथर पर हम हैलाइड आयन का न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेंगे। कैसे होगा, ध्यान दीजिए। पहला स्टेप, सबसे पहले आपको याद रखना है, जैसे ये ईथर है, इसमें ऑक्सीजन पर है लोन पेयर, और जब हम HI से रिएक्शन किसी से भी करा सकते हैं, HI HBr, सबसे पहला स्टेप होगा प्रोटोनेशन। क्यों होगा प्रोटोनेशन? ऑक्सीजन पर है लोन पेयर और यहाँ है एसिड। एसिड में होता है H आयन और यहाँ है लोन पेयर, तो सबसे पहले ये बॉन्ड टूटेगा, I पर निगेटिव आएगा, H पर पॉजिटिव, और ये H पॉजिटिव कहाँ जुड़ेगा? ये H पॉजिटिव इसकी लोन पेयर से कंबाइन हो जाएगा। ये ध्यान रखना, H पॉजिटिव इसकी लोन पेयर से जुड़ जाएगा। क्या होगा? CH3OH इससे बन जाएगा प्रोटोनेटेड ईथर। प्रोटोनेटेड ईथर है, देखो सबसे पहले प्रोटोनेशन, यानी कि मैं जब रिएक्शन अभी आपसे पूछूं, बस आपको ये बताना है, सबसे पहले स्टेप में HO से जुड़ेगा। जब HO से जुड़ जाएगा, अब इसके बाद I अलग हो जाएगा। अब ये I SN2 पाथ करेगा, सेकेंड स्टेप कहलाता है, I निगेटिव अलग हो गया। अब ये स्टेप 2, अब ये I निगेटिव अटैक करेगा। कहाँ कराएं अटैक? आप दोनों में से SN2 पता है आपको कहाँ फास्ट होता है? SN2 हमेशा वहां फास्ट होता है जहां क्राउडिंग कम होती है। जहां क्राउडिंग कम, यहां दोनों तरफ सेम है, क्राउडिंग इक्वल है, तो ऐसे केस में किसी पर भी अटैक करा सकते हो। लेकिन SN2 पाथ से, SN2 पाथ में क्या होता है? पहले अटैक होगा, बाद में एलिमिनेट। तो ये I इस C पर अटैक करेगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा। I C पर अटैक करेगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा। SN2 पाथ है यहाँ, SN2 मैकेनिज्म है, पहले इसका C पे अटैक होगा, फिर ये हट जाएगा। तो क्या बना? CH3I और CH3OH, ये बने। तो देखो इस रिएक्शन को आप कैसे याद करोगे? इस रिएक्शन को याद करना है, अगर हम ईथर की रिएक्शन HX से कराते हैं, HO से जुड़ता है। ध्यान से सुनो भाई सभी बच्चे, H हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ता है, हेलोजन जहां क्राउडिंग कम है वहां जुड़ता है। आपको कहोगे ऐसा क्यों? क्योंकि SN2 पाथ है इस बेस पर। पहले फिर सुन लीजिए, HO के साथ जुड़ेगा, HO के साथ, और I कहां? जहां क्राउडिंग कम है वहां जोड़ना है, और इस तरीके से एक हेलो एल्केन और एक एल्कोहल बन जाता है। अब ध्यान दीजिए, मेनली आपको रिएक्शन कंप्लीट द रिएक्शन आनी है, ये प्रोडक्ट बना के आना, लेकिन ये तब होता है जब हम 1 मॉलिक्यूल ऑफ HI की रिएक्शन कराते हैं, HX की कराते हैं, एक मॉलिक्यूल की। अगर 2 या 3 मॉलिक्यूल हो या एक्सिस हो, तब क्या होगा? ये एल्कोहल फर्दर रिएक्शन करेगा। ये तब लिखना है जब वो एक्सिस कहे। ध्यान रखना भाई, ये जो एल्कोहल है ये फर्दर रिएक्शन करता है, ये एल्कोहल जो है ये फर्दर रिएक्शन करता है HI से, लेकिन पहचान है एक्सिस। अगर पेपर में लिखा हुआ है एक्सिस, तो ये आपको अप्लाई करना है। अब क्या बनेगा देखो, तो कंडीशन होगी फिर वही है, ये बॉन्ड टूटेगा, सबसे पहले अल्कोहल प्रोटोनेट होगा, क्या बनेगा? CH3OH पॉजिटिव और I निगेटिव अलग हो जाएगा। ये लिखा हुआ होगा एक्सिस, तब करना है। अगर एक्सिस नहीं लिखा, ये स्टेप आपको नहीं करना। अब लास्ट कंडीशन, हाँ भाई लास्ट क्या होगा? एक्सिस में हो रही है, अब ये जो I है ये इस पे रिएक्शन करेगा। फोर्थ स्टेप, फोर्थ में क्या होगा? ये I निगेटिव
अटैक करेगा इस CH3 पर, होगा SN2 पाथ, पहले इसका अटैक होगा, फिर ये बॉन्ड टूट जाएगा, क्या बनेगा ये SN2 पाथ, तो ये CH3I और H2O, ये नोट कर लीजिए। देखो दोबारा से सुनिए प्रोसेस कैसे हुई, मैकेनिज्म। इट इन्वॉल्व्स न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ X नेगेटिव ऑन प्रोटोनेटेड ईथर बाय SN2 पाथ। तो पहले प्रोटोनेशन हुआ और प्रोटोनेटेड ईथर पर हम I का अटैक कराते हैं। तो देखिए पेपर में आपको लिखा हुआ आएगा, अगर लिखा हुआ है राइट द कंप्लीट द रिएक्शंस, तो ईथर लिखा होगा और दूसरा HX होगा। अगर वन इक्विवेलेंट है तो सिर्फ यहाँ रिएक्शन रोकनी, एक तरफ H एक तरफ I जोड़ना है। अगर एक्सिस है तो दोनों तरफ I जोड़ना है, दोनों तरफ I जोड़ना है, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान से सुन लीजिए। हाँ अक्षित बोलो। चलो जो हमारा आई अटैक कर रहा है, यो इसको ऑक्सीजन पे क्यों नहीं कर सकते, ये तो पॉजिटिव है। ऑक्सीजन आपको पता है, ऑक्सीजन मैक्सिमम जो बनाता है वैलेंसी के अकॉर्डिंग 2 बॉन्ड बनाता है। अगर ऑक्सीजन ने यस 2 सर। बॉन्ड बना रखे हैं, अब सिर्फ इस पे एसिड HN तो जुड़ सकता है, HN तो जुड़ अच्छा सकता सर। है, लेकिन फिर ये 4 बॉन्ड नहीं बनाता। अब आप कहोगे इस पे तो पॉजिटिव था, इस पे अटैक हो जाता, क्योंकि ऑक्सीजन जो होता है वो मोर स्टेबल कब है, जब वो अपने 2 बॉन्ड बनाए। ये तो एक्सिस ऑफ एसिड है, इस वजह से प्रोटोनेट होता है और कुछ नहीं। ठीक है सर। और सर जो आप क्राउडिंग वाले कहते हुए, सिर्फ हम एल्काइल चेन ही तो देखेंगे। हाँ एल्काइल ग्रुप, जिसमें क्योंकि SN2 कहाँ होता है, जहां क्राउडिंग कम होती है, पहले चैप्टर में ही सीखा था हमने। ठीक है सर। अभी मैं ये कराऊंगा, ये तो मैंने मैकेनिज्म। एक्सिस वाले पॉइंट को याद रखना सभी बच्चे, अगर एक्सिस होगी तो दोनों तरफ I जुड़ेगा, और अगर ये कंडीशन, ये ध्यान रखना। तो आप देखिए मैं इसमें मैंने भी आपको कॉन्सेप्ट समझाया, मैकेनिज्म बता दी। अब इसका फिर एक पॉइंट और समझा दूं, वो सुनिए जरा। अब कोई भी एग्जांपल आप कर सकते हो, ये मैकेनिज्म थी। अब जरा ध्यान देना, तो इसमें होगा क्या, हम ROR डैश, अब जो बोल रहा हूं वो ध्यान दीजिए, रिएक्शन करा रहे हैं HX से, क्या होगा ये ध्यान दीजिए। हाँ भाई इसमें ध्यान से सुनिए, हम ये अलग से समझने के लिए ROR डैश की रिएक्शन करा रहे हैं HX से। H कहां जुड़ेगा, H हमेशा O पर जुड़ेगा, ये याद रखना, H हमेशा O पर जुड़ेगा। अब इनमें एक स्मॉलर और एक बिगर, मान लीजिए ये बिगर पार्ट है, ये स्मॉलर है, एक बिगर है और एक स्मॉलर है, ध्यान से सुनना भाई जरा, एक बिगर और एक स्मॉलर है। आई हमेशा, क्योंकि SN2 पाथ है, आई हमेशा स्मॉलर से जुड़ेगा, याद रखना। यानी कि H विद O, और ज्यादा आसान करके यहां लिख दो मैं इसी के नीचे, H हमेशा O से जुड़ेगा, यही समझिए, H विद ऑक्सीजन, ये तो ऑक्सीजन के साथ जाएगा, और ये विद स्मॉलर, ये विद स्मॉलर ग्रुप, एक स्मॉलर ग्रुप के साथ जाएगा और एक ऑक्सीजन के साथ जाएगा, ये ध्यान रखना, स्मॉलर ग्रुप। और प्रोडक्ट ये मान लीजिए स्मॉलर है तो ROH और R-X, ये कब है, जब 1 यूनिट का करें, अगर एक्सिस दे रखी हो, ये ध्यान से सुन लो भाई जरा दोनों पॉइंट, अगर ROR- की, अब HX की एक्सिस हो, एक्सिस में 2 यूनिट यूज होंगी, एक्सिस में 2 यूनिट यूज होंगी, अक्षित अभी बता रहा हूं, ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ एक तो वाटर बनेगा, हेलोजन दोनों के साथ जाएगा, स्मॉलर के बिगर के भी, RX और R-X दोनों के साथ हेलोजन होगा। तो पेपर में आपको देखना एक्सिस है या क्या कंडीशन है, ये ध्यान रखना। तो ये आपको मैंने पॉइंट्स बताए, ये दोनों याद रखने हमें, A और B, ये ध्यान देना, ये कंडीशन हमें पता हो। अब यहाँ क्योंकि आपको पता है कि हर जगह कोई ना कोई एक्सेप्शन आता है,
तो अब अगर हम इसमें ध्यान दें तो इसमें एक एक्सेप्शन आता है। क्या आता है वो ध्यान दीजिए, सी पॉइंट, एक एक्सेप्शन आता है, वो समझिए क्या है। क्या बताया भाई, H हमेशा ऑक्सीजन के साथ जाएगा और X स्मॉलर के साथ, जो भी स्मॉलर हो। अगर एक्सिस हो तो X दोनों R के साथ जाएगा, दोनों तरफ है, ये ध्यान रखना, X आएगा और H O के साथ, तो H2O बनेगा, RX R डैश X, ये हमें याद रखना है। अगर ये ना लिखा हो तो ऊपर वाला लगाना है। देखो मैं बार बार कह रहा हूं, ध्यान से सुन लीजिए, अगर आपको ये लिखा हुआ होगा एक्सेस या 2HX लिखा हो तो ये करनी है, वरना आपको सिर्फ ये स्टेप करना, पहला ही करना है, ये ध्यान रखना। सिर्फ पहला स्टेप आपको अप्लाई करना है, दूसरी कंडीशन आपको अप्लाई नहीं करनी। अब इसके बाद सी कंडीशन, इन केस ऑफ aromatic ether, इन केस ऑफ एरोमेटिक ईथर, एरोमेटिक ईथर होता है एनिसोल, और भी आ सकता है एनिसोल। तब क्या करोगे, ये आपको ध्यान रखना है, एनिसोल और भी ले सकते हैं, जैसे ये बेंजीन रिंग है OCH3, इसकी HX से रिएक्शन करा रहे हैं, याद रखना H हमेशा इस रूल के अकॉर्डिंग H तो जाएगा O के साथ, H किसके साथ जाएगा, O के साथ, और हेलोजन CH3 के साथ, क्या बनेगा OH और CH3X बनेगा। अगर एक्सिस आ जाए, क्या बनेगा भाई, अगर एक्सिस आ जाए, कौन बताएगा, एक्सिस आ जाए क्या बनेगा, हाँ अक्षित, सर वाटर बन जाएगा, एक हेलोएरिन बन जाएगा और एक हेलोएल्किन बन जाएगा। हाँ बस ये ध्यान रखना है, हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था बेंजीन पे न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं करता, बोलो पढ़ा था नहीं पहले यस सर। चैप्टर, तो बेंजीन पे न्यूक्लियोफाइल नॉर्मल कंडीशन पे अटैक करता ही नहीं, तो तो सर क्या इसमें इस हम पे, टेम्परेचर और प्रेशर लगा नहीं देंगे कुछ ज्यादा। नहीं लगाएंगे हम, मैंने कोई कंडीशन लिखी, नहीं सर। ध्यान दीजिए, तो बेंजीन पे न्यूक्लियोफाइल अटैक ही नहीं करता, एक्सिस हो कुछ भी प्रोडक्ट सेम रहेंगे, बेंजीन पे न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं करता, ये याद रखना, बिकॉज बेंजीन डज नॉट गिव एसएन रिएक्शन, बेंजीन पे न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं करता, रीजन भी बोल सकते हो। हाँ भाई, सर मैं कह रहा था जो आपने पीछे लिखवाए थे रिएक्शन एक्सिस जहाँ लिखवाया था वहां तो आपने अल्कोहल के साथ करा रखी थी रिएक्शन। हाँ तो वो एल्कोहल फर्दर कर देगा ना, मैंने वो कहा ना रिएक्शन यहाँ नहीं रुकेगी, पहले देखो अगर कम लोगे तो एल्कोहल और आरएक्स बनेगा, यस सर। अगर एक्सिस लोगे तो ये एल्कोहल भी फर्दर हेलोएल्केन में बदल जाएगा। सर आपने जब एक्सिस लिया आपने फिर से ईथर के साथ कराई ना, अल्कोहल के साथ तो नहीं कराई आपने। है? बात नहीं समझे, जब एक्सिस होगा तो वो तो मैकेनिज्म में तो स्टेप बाय स्टेप लिखा जाएगा ना, पहले अल्कोहल और हेलोएल्केन बनेंगे, फिर ये अल्कोहल एक्सिस से रिएक्शन करेगा। ठीक है सर। मतलब देखो जब मैकेनिज्म सर लिखते मतलब हैं, ये एक्सिस वाले में इसमें टू स्टेप है। दो स्टेप है, वो फिर वो अल्कोहल बनता है, वो फर्दर रिएक्शन करता है, ये फर्क ठीक है। है सर। हाँ भाई यहाँ ध्यान देना जरा, बिकॉज बेंजीन, हाँ भाई बिकॉज बेंजीन डज नॉट गिव, हाँ भाई बिकॉज बेंजीन डज नॉट गिव एसएन रिएक्शन, ये ध्यान रखना भाई। तो इसका मतलब हमें क्या समझ में आया, जब एरोमेटिक ईथर होगा
हमेशा फिनोल बनेगा, हमेशा फिनोल बनेगा, ये ध्यान रखना, चाहे एक्सिस हो या ना हो। तो यहां समझ में आया हमें कि अगर एक्सिस होगी तो दोनों तरफ हेलोएल्केन बनेगा, लेकिन अगर एरोमेटिक ईथर है तो हमेशा फिनोल बनेगा। अब एक तीसरी कंडीशन लास्ट है, बस ये लास्ट पॉइंट और समझ लीजिए। अब इसके बाद आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, इस टाइप की कोई भी रिएक्शन आ जाए। डी पॉइंट, इफ 3 डिग्री एल्काइल ग्रुप, 3 डिग्री एल्काइल ग्रुप और बेंजाइल ग्रुप, बेंजाइल ग्रुप सॉरी, bonded with oxygen of ether, if 3 degree alkyl group or benzyl group bonded with oxygen atom of ether, अब ईथर के ऑक्सीजन से अगर 3 डिग्री अल्काइल या बेंजाइल ग्रुप बॉन्डेड हो, देन it follows SN1 रिएक्शन, ये SN1 रिएक्शन फॉलो करता है बिकॉज, हाँ भाई, बिकॉज 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, क्योंकि SN1 में क्या बनता है, कार्बोकेटाइन, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, it follows SN1 reaction because 3 degree carbocation और बेंजाइल कार्बोकेटाइन cation are more stable, more stable, ये more stable है इस बेस पर। 3 डिग्री कार्बोकेटाइन और बेंजाइल कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल है इस वजह से, ये आपको ध्यान रखना है। लिख लें, एक एग्जांपल लिख लें, देखो पहचान याद रखना, 3 डिग्री एल्काइल ग्रुप, ये 3 डिग्री एल्काइल है, ये ऑक्सीजन से अटैच है, इसकी हम HI से एक मॉलिक्यूल से रिएक्शन करते हैं। H कहाँ जुड़ेगा, O के साथ, अब I कहाँ जुड़ेगा, अपोजिट हो जाएगा, I जुड़ेगा बिगर के साथ, मतलब बेंजाइल या 3 डिग्री अगर कार्बन आ जाते हैं तो वो रिवर्स प्रोसेस हो जाता है। अभी हमने क्या पढ़ा था, आई हमेशा छोटे ग्रुप से जुड़ेगा, लेकिन अगर 3 डिग्री है तो बड़े से जुड़ेगा। ऐसा क्यों, क्योंकि 3 डिग्री मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाता है, इसकी मैकेनिज्म भी हम आगे समझेंगे। अच्छा, अगर बेंजाइल आ जाए, बेंजाइल है बेंजीन रिंग के बाद CH2, कैसा भी आगे कंडीशन आती है इथर हो, ये बेंजाइल फॉर्म है, इसकी HI से रिएक्शन कराएं, H कहाँ जुड़ेगा, O के साथ, I कहाँ जुड़ेगा, बेंजाइल के साथ। ये याद रखना भाई, वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन है, ये हमें पता, ये आपको ध्यान रखना, नोट कर लीजिए। इसकी मैकेनिज्म कल बता दूंगा, ऐसा क्यों हुआ, एक्सप्लेनेशन के लिए। रिएक्शन हो चुकी, ईथर मेनली खत्म हो चुका है, ध्यान रखना। कल हमारा नेक्स्ट चैप्टर एल्डिहाइड कीटोन शुरू हो जाएगा। इस चैप्टर में कोई प्रॉब्लम भी नहीं बच रही, क्योंकि मोस्टली प्रॉब्लम मैंने साथ साथ कराई है। कल हमारा नेक्स्ट चैप्टर शुरू हो जाएगा भाई, बस ये मैकेनिज्म करानी है और एक दो पॉइंट हैं इसके वो लिखाने हैं, ऐसी रिएक्शंस करानी है। कल नेक्स्ट चैप्टर शुरू हो जाएगा भाई, इसे तैयार कर लीजिए।